तो क्रेडिट असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ध्यान में रखने वाली ज़रूरी है कि सिडबी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कार्ट, दैट इज क्रेडिट अप्रेजल एंड रेटिंग टूल। क्रेडिट अप्रेजल एंड रेटिंग टूल, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली करता क्या है, इसके थ्रू जो लोन प्रपोजल्स हैं उनको अप्रेज किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए। यानी कि ये रेटिंग को जनरेट करता है, जो भी प्रपोजल है उसके बेस पर रेटिंग को जनरेट करता है ताकि उसके ऊपर हम प्राइसिंग को सेट कर पाएं कि क्या प्राइसिंग इस लोन के ऊपर सेट करनी है। तो जितने भी प्रपोजल्स हैं, चाहे वो टर्म लोन है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल है, जिनका अमाउंट 100 लाख रुपीस तक है, उन्हें CART के थ्रू यानी कि क्रेडिट अप्रेजिंग एंड रेटिंग टूल के थ्रू अप्रेज किया जा सकता है, उनको प्रोसेस किया जा सकता है। तो इसके अंदर भी मेकर चेकर का सिस्टम रहता है। बिसाइड्स एक एबिलिटी रहती है कि ये लोन डॉक्यूमेंट्स को जनरेट कर सकता है जब लोन सैंक्शन कर दिया गया है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो SEFC के अंडर, दैट इज स्मॉल एंटरप्राइजेस फाइनेंशियल सेंटर, जो स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके अंडर जो सिडबी है, इसने इस सॉफ्टवेयर को, जो इसके मेंबर्स हैं यानी कि जिनके साथ इनका MOU हुआ है, जिन SFC के साथ इनका MOU हुआ है, यानी कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के साथ जो MOU हुआ है, उनको सिडबी ने ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है। एंड फर्दर जो CART सॉफ्टवेयर है, ये पर्टिकुलरली जब हमने क्लस्टर्स को लैंडिंग करनी है, क्लस्टर्स मतलब जहां पर MSMEs जो हैं इकट्ठे जुड़कर एक क्लस्टर फॉर्म करें, क्लस्टर्स को लैंडिंग करनी है, जहां पर हमने स्पीडी लैंडिंग करनी है, वहां पर पर्टिकुलरली ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो बैंक किस तरह के जो सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, इस तरह के मॉडल का यूज कर सकता है ताकि वो अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर सके। सो बैंक इन जनरल अगर देखें तो दो तरह के मेथड्स को यूज करता है क्रेडिट वर्दीनेस को डिटरमाइन करने के लिए, या फिर हम अगर कहें जो बैंक का रिस्क लेवल है उसको असेस करने के लिए दो बेसिक मेथड है जिनका इस्तेमाल करता है। एक है जजमेंटल मेथड एंड दूसरा है क्रेडिट स्कोरिंग मेथड। जजमेंटल मेथड बेसिकली क्या है कि जो क्रेडिट ऑफिसर है यानी कि जो लोन ऑफिसर है, उसका जो बेसिक उसको ट्रेनिंग मिली है या फिर जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है ओवर द इयर्स, उनके बेस पर वो प्रेडिक्ट करता है कि जो लाइवलीहुड एप्लीकेंट है वो बेहतर कस्टमर होगा या फिर बुरा कस्टमर होगा, यानी कि इसका जो लोन है वो सही चलेगा या फिर बुरा चलेगा। जहां पर मास क्रेडिट प्रोग्राम होता है, मास क्रेडिट का मतलब है कि जहां पर आपने बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को लेंडिंग करनी है, उस तरह के प्रोग्राम्स के केस में जो क्रेडिट स्कोरिंग है वो एक ऑब्जेक्टिव मेथड रहता है। क्रेडिट स्कोरिंग का मतलब है कि आप डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं, उनके बेस पर आप क्या करते हैं, कुछ एक वेटेज सेट कर देते हैं, आप स्कोरिंग सेट कर देते हैं एंड उस स्कोरिंग को आप क्या करते हैं, उस स्कोरिंग के बेस पर आप फर्दर लेंडिंग के लिए यस और नो का डिसीजन रखते हैं। तो स्कोरिंग मेथड क्या करता है, ये प्रोफाइल को ड्रॉ करता है फ्रॉम द बैंक्स लैंडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बैंक की जो लैंडिंग है वहां से प्रोफाइल्स को पिक किया जाता है। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या रहती हैं, मान लीजिए आपके पास ये पूरा पोर्टफोलियो है लैंडिंग का, उसमें से आप सैंपल ले रहे हैं, दैट इज व्हाट, अब इस सैंपल को आप एनालाइज करेंगे एंड उसके बेस पर आप इस पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, दैट इज व्हाट, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। एंड फर्दर जो क्रेडिट स्कोरिंग है, इसका इस्तेमाल मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट दोनों के लिए किया जा सकता है। जहां पर जो ऑपरेशंस है उसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो वहां पर आप ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है टेम्पलेट लैंडिंग के बेस पर। एज आई टोल्ड यू, आप डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। आप क्या करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं एंड उन पैरामीटर्स के बेस पर, एक इंडस्ट्री को बेस पर, आप ऑक्यूपेशन के बेस पर आप एक बेंचमार्क सेट करते हैं। लाइकवाइज अगर सैलरीड पर्सन है तो उसकी कितनी स्कोरिंग है, अगर उसको इस प्लेस पर पर्टिकुलरली रेजिडेंस जो है उसका 10 साल हो गया है तो उसका इतनी स्कोरिंग है, ठीक है। तो यहां पर स्कोर वेटेज रहती है, इस स्कोर वेटेज को आप यहां पर टोटलिंग करते हैं एंड उसके बेस पर क्रेडिट डिसीजन जो है वो आसानी से जल्दी से आप ले सकते हैं। एंड इस स्कोरिंग मेथड को बनाया किस हिसाब से रहता है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू जो प्रोफाइल्स हैं बैंक की लैंडिंग एक्सपीरियंस को देखते हुए वो ड्रॉ की जाती हैं एंड आप अल्टीमेटली पैरामीटर्स जो चूज किए जा रहे हैं एंड कितना रिस्क आप तय कर सकते हैं वो आप इस स्टैटिस्टिकल टेक्निक के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो सैंपल जो है आप कहां से लेते हैं, जो अपने केस अप्रूव किए हैं, एप्लीकेशंस अप्रूव किए हैं, उनसे भी केसेस लेते हैं एंड जो आपने रिजेक्ट किए हैं उनसे भी आप
केसेस को यानी कि एप्लीकेशंस को कंसीडर करते हैं। एंड फर्दर जितना भी आपके पास फाइनेंशियल, पर्सनल, क्रेडिट ब्यूरो, ट्रैक रिकॉर्ड, जो भी डाटा आपके पास हिस्ट्री अवेलेबल है, हर एक अकाउंट की जो सैंपल में आपके पास अवेलेबल है उसको यहां पर एनालाइज करते हैं। यानी कि पहला स्टेप क्या रहा कि आपने यहां पर एक सैंपल क्रिएट कर लिया, यानी कि पूरे के पूरे एक बल्क अकाउंट्स में से आपने सैंपल जो था वो पिक कर लिया। एंड इसमें जो आपके अप्रूव्ड अकाउंट थे वो भी थे, जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस थी वो भी शामिल थी, प्लस जो चार्ज ऑफ अकाउंट थे वो भी इसमें शामिल थे। ठीक है, अब इन एप्लीकेशंस में जो भी अकाउंट्स हैं उनका जो भी आपके पास पर्सनल, जो भी फाइनेंशियल, जो भी क्रेडिट ब्यूरो का ट्रैक रिकॉर्ड था फर्दर, या जो भी हिस्ट्रीज अवेलेबल थी, उन सभी को एनालाइज करेंगे। सो पर्पस क्या है इनको एनालाइज करने का, इन अकाउंट्स को एनालाइज करने का? यहां पर पर्पस क्या है कि जो भी अकाउंट्स हैं उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी हम जज कर पाए, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनसे। फर्दर जो उनका इंटर रिलेशन है, यानी कि अकाउंट्स के बीच में इंटर रिलेशन क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि दो एप्लीकेशंस यहां पर रिजेक्टेड हैं तो इनका क्या इंटर रिलेशन है, उन एलिमेंट्स को यहां पर जज करना है। देन ये जो प्रेडिक्टिव एलिमेंट्स हैं इनको वेटेज दी जाती है, इनको वेटेज दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इससे हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकली हम हर एक यहां पर एलिमेंट लेवल के लिए एक रिस्क तय करते हैं। यानी कि अगर एक एलिमेंट है कि ये पर्सन की एज थी 20 to 30 के बीच में है, इस पर्सन की एज जो है वो 20 to 30 के बीच में है, तो इसके लिए इसको जो वेटेज दी है वो डिपेंड कर सकता है कि दोनों केस में भी हो सकता है जो रिजेक्ट हुए हैं उनकी दोनों की एज कितनी थी, 20 to 30 के बीच में थी। तो उसके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप स्टैटिस्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आप यहां पर वेटेज प्रोवाइड करेंगे कि अगर पर्सन की एज जो है 20 to 30 के बीच में है तो उसकी स्कोरिंग इतनी है, अगर इससे ज्यादा एज की है तो उसकी स्कोरिंग कुछ और है। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से हम हर एक एलिमेंट को, यानी कि जो भी आपके पास प्रेडिक्टिव एलिमेंट है उनको हम यहां पर क्या करेंगे, वेटेज असाइन करेंगे, जिनके साथ पर्टिकुलरली हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये जो स्कोरिंग को हम असाइन कर रहे हैं इसके थ्रू आपने एक थ्रेशोल्ड स्कोरिंग रख दी, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये जो लोन रहेगा वो बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अगर इन सिंपल लैंग्वेज अगर आपको समझाऊं तो आपने क्या करना है, डिफरेंट पैरामीटर्स के बेस पर यहां पर स्कोरिंग करनी है। एंड इस स्कोरिंग के बेस पर टोटल मार्क्स बनेगा, उसके बेस पर आप थ्रेशोल्ड सिलेक्ट करेंगे, ये जो पर्टिकुलर लोन एप्लीकेशन है ये गिवन थ्रेशोल्ड को पास कर रही है नहीं कर रही है, अगर पास कर रही है तो लोन सैंक्शन है, अगर नहीं पास करी तो लोन सैंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखने वाली बात यहां पर यह है कि इसके साथ जो आप अपना रिस्क लेवल है उसको मैनेज कर रहे हैं। तो यही दो चीजें थी, एक था आपके पास जजमेंटल टेक्निक, जो बेसिस यहां पर जिनके बेसिस पर बैंक डिसाइड करता था, दो ही मेथड रहे हैं, एक क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने का मेथड कौन सा है, जजमेंटल है, जहां पर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं, दूसरा मेथड कौन सा है, क्रेडिट स्कोरिंग का है। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि क्रेडिट वर्दीनेस को तय करने के जो दो बेसिक मेथड है वो कौन से हैं, जजमेंटल है एंड क्रेडिट स्कोरिंग मेथड है। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। फर्दर अगर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव देखें तो वो क्या है, तो मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव है कि इसके साथ एक तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होती है रिगार्डिंग द डिफरेंट अकाउंट्स। अब यहां पर एम्प्लॉय ए है, हो सकता है कि अब इसकी एक सोच हो जिसके कारण ये एक तरह के कस्टमर्स को अलाउ करे, दूसरी तरह के कस्टमर्स को अलाउ ना करे। ये लोन ऑफिसर है यहां पर। ठीक है, तो पहली बात ये है कि जो ये क्रेडिट स्कोरिंग का मेथड है ना, ये इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देता है, फर्दर यहां पर क्योंकि आपने स्टैटिस्टिकल बेसिस पर एलिमेंट्स को वेटेज दी है, उसके हिसाब से आप लैंडिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये जो हायर परसेंटेज ऑफ गुड अकाउंट्स है ना वो इससे अप्रूव होते हैं, एंड जो हायर परसेंटेज ऑफ बैड अकाउंट्स है ना वो यहां पर खत्म होने शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। सो स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो मैनेजमेंट का किसके ऊपर रहता है कि नए अकाउंट्स की ग्रोथ होती रहे, जो नए अकाउंट्स रहे वो बेहतर तरीके से चलते रहे। यानी कि एक तो है कि मैनेजमेंट दो ही चीजें चाहती है, एक तो चाहती है ग्रोथ होती रहे, सेकंड चाहती है कि जो लेवल ऑफ रिस्क है ना ये लेवल ऑफ रिस्क मेंटेन रहे, ये मेंटेन रहे। ओके, जो भी आपका लोन पोर्टफोलियो है। एंड आइडियली क्या चीज बेस्ट रहती है कि एक
ऑप्टिमम लेवल दोनों के बीच में बैठा रहे, इन दो फैक्टर्स के बीच में ऑप्टिमम लेवल जो है वो बैठा रहे। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। तो बैंक जो है एक ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग कर सकता है, जहां पर डाटा एंट्री टर्मिनल्स के थ्रू जो डाटा है आप एंटर कर रहे हैं सिस्टम में, एंड फर्दर उसके साथ जो डाटा रहेगा वो प्रोसेस होगा डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट, एंड उसको स्कोरिंग की जाएगी। स्कोरिंग के केस पर आप टिपिकली उसको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो प्रिलिमिनरी स्कोर जो रहेगा, जो डिसाइड करता है, दैट इज क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत से बैंक क्या करते हैं कि ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पहले उन्होंने क्रेडिट स्कोरिंग के बेस पर एप्लीकेशंस की छंटनी कर ली, एक स्कोर वेटेज लगा दी, जैसे 60 की वेटेज लगा दी कि मिनिमम स्कोर अगर इतना होगा तो एप्लीकेशन आगे जाएगी, ठीक है। यहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फर्दर आगे चली गई हैं, यहां पर बहुत सारी बल्क में एप्लीकेशंस आ रही हैं, एंड यहां पर लिमिटेड जो एप्लीकेशंस थी वो आगे चल गई हैं। यानी कि पहले मेथड पर यहां पर इन्होंने क्रेडिट स्कोरिंग का इस्तेमाल किया, क्रेडिट स्कोरिंग का इस्तेमाल किया, एंड फर्दर फाइनल इसके डिस्पोजल के लिए, इस एप्लीकेशन के फाइनल डिस्पोजल के लिए इन्होंने जजमेंटल जो मेथड था उसका इस्तेमाल किया। फाइन।